सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या करेंगे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब जो हमने व्यतिकरण पढ़ा है, उस व्यतिकरण दो प्रकार का व्यतिकरण होता है और जो व्यतिकरण होता है उससे हम उसका परिणामी आयाम कैसे निकालेंगे, एम्पलीट्यूड कैसा निकालेंगे, साथ में जो व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी होगी, ये हम मैथमेटिकल मतलब गणितीय फार्मूलों के आधार पर उसको हम ज्ञात करेंगे। तो हमने व्यतिकरण पढ़ा है। व्यतिकरण के लिए क्या होती है कि दो तरंगें होती हैं। वो दो तरंगें एक ही दिशा में चलती है और एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। पिछला वीडियो मैंने व्यतिकरण का बना रखा है, उस वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि ये वीडियो अपने को समझ में आ जाएगा। यानी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम दो तरंगें होना चाहिए। वो तरंगें कैसे होना चाहिए, जिनके आवृत्ति बिल्कुल बराबर होना चाहिए और आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। ये उसके लिए शर्त होती है, कंडीशंस होती है कि जो इंटरफेरेंस होगा उसमें फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए दोनों तरंग की, वेव्स की, और साथ में उनके आयाम जो होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वो लगभग दोनों के सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दो तरंगे लेंगे और दोनों तरंगों के हम विस्थापन का समीकरण प्रदर्शित करेंगे। मान लो कि हमारे पास जो व्यतिकरण हो रहा है, व्यतिकरण करने वाली जो तरंगे होती है, उस तरंग का जो समीकरण होता है, सामान्यतः जो तरंग का समीकरण होता है वो y = a sin ओमेगा t के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ये कोई सी भी तरंग का समीकरण होता है जिसमें y क्या कहलाता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, a एम्पलीट्यूड कहलाता है, विस्थापन का अधिकतम मान कहलाता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कोणीय आवृत्ति कहलाती है, और t जो होता है वो टाइम होता है। तो ये हमारे पास एक, यदि मान लो कोई तरंग चल रही है तो उस तरंग का विस्थापन कितना होगा, ये हम y के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन समझते होंगे कि मान लो कि कैसी तरंग है, इस तरह से, ये इस तरह से तरंग है, तो ये इसका मैक्सिमम मान, ये यहाँ से यहाँ तक का जो मान होता है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। और विस्थापन कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे 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 हो सकता है। इस विस्थापन का जो अधिकतम मान होता है, उस अधिकतम मान को हम बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तरंग का विस्थापन जो होता है वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये विस्थापन के अधिकतम मान होता है, या ये ले सकते हैं, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो बाकी स्थानों पर ये डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखें, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं विस्थापन, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो दो तरंगे लेंगे हम, दोनों तरंगों का विस्थापन लेंगे और दोनों तरंगों का हम आयाम लेंगे अलग अलग। क्यों, क्योंकि हम मान रहे हैं कि दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो एक तरंग का आयाम a1 ले लेंगे, दूसरी तरंग का आयाम a2 ले लेंगे। दोनों तरंगों के आयाम अलग अलग लेना है और दोनों के विस्थापन भी हम अलग अलग लेंगे। तो पहली तरंग हमने मान ली कि y1 है, y की जगह हमने y1 लिख दिया, a की जगह हमने a1 लिख दिया, साइन ओमेगा t। ओमेगा दोनों का सेम लेना क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहेगी, ध्यान रखना। इसी प्रकार से दूसरी तरंग हमारे पास y2 = a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब यहाँ पे प्लस फाइव क्यों लिया हमने मान लिया कि जो दूसरी तरंग है वो फाइव एंगल से आगे, फेज डिफरेंस कितना है, फाइव का, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर है, दोनों एक साथ नहीं चले, कुछ आगे कुछ पीछे चल रही है। तो इस प्रकार से यदि एंगल आगे पीछे होता है तो उस एंगल को फाइव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और फाइव क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस या कलांतर कहलाता है। तो जब भी हम दो तरंगे लेंगे तो दोनों तरंगों के बीच में जो विस्थापन, क्या नाम, कलांतर मानेंगे, वो कितना मानेंगे, 5 मानेंगे। यहाँ ओमेगा टी है फेज और यह ओमेगा टी प्लस 5 है, यहाँ कला ओमेगा टी है और यह कला ओमेगा टी प्लस 5 है। ये दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं कलांतर, कला में अंतर, फेज डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। फेज डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो दोनों के बीच में 5 का फेज डिफरेंस रहेगा, कलांतर रहेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों तरंग एक साथ, यानी एक ही एंगल से नहीं चल रहे, कुछ आगे कुछ पीछे चल रहे। तो इस प्रकार से जब आगे पीछे चलती है तो उसमें कुछ कला में अंतर होता है, उसके एंगल में कुछ अंतर होता है, उसको हम कलांतर बोलते हैं और उसको हम पाई से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि एक सेकंड वाली जो वेव्स है, ये एक वेव से मान लो इसका विस्थापन y1 मान लिया, और एक दूसरी वेव से मान लेंगे अपन इसी तरह से, दूसरी वेव इस तरह से, कोई दूसरी वेव से
इसका विस्थापन में y2 मान लेंगे। दो वेव्स मानेंगे अलग अलग, एक का y1 विस्थापन मानेंगे, एक का y2 मानेंगे। ये दोनों चल रहे हैं और दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, कहीं जाकर मिल जाती है। मान लो दो सोर्स है, दोनों सोर्स से तरंगे जा रही है और कहीं पे जाके क्या होती है, वो मिल जाती है। इसको फिजिक्स की भाषा में कहा गया है अध्यारोपण, सुपर इम्पोज। जब दो तरंगे अलग अलग सोर्स से जाती है और दोनों जब आपस में मिलती है तो उसको कहा गया अध्यारोपण, सुपर इम्पोज कहते हैं। तभी व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित होगी जब ये दो तरंगे जाएगी और किसी स्थान पर जाके मिलेगी। तो मिलने के बाद जिसको हम अध्यारोपण बोलते हैं, आपस में मिलेगी तो उनका परिणामी विस्थापन निकालेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे कि एक तरंगे का विस्थापन y1 है और दूसरी तरंगे का विस्थापन y2 है। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, जिसको अपन सुपर इम्पोज प्रिंसिपल बोलते हैं, वो होता है y = y1 + y2। इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, परिणामी विस्थापन यदि निकालेंगे दोनों का, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। जब भी दो तरंगे अलग अलग हो, एक का विस्थापन y1 हो, दूसरे का विस्थापन y2 हो, दोनों यदि एक ही दिशा में चल रही है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि उनका यदि परिणामी निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो y = हो जाएगा y1 + y2 के इक्वल होगा। इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, सुपर इम्पोज प्रिंसिपल कहते हैं। ध्यान रखना, इन दोनों को प्लस कर देंगे, y = y1 + y2। ये क्या है, परिणामी विस्थापन कहलाता है। y1 क्या है, पहली तरंग का विस्थापन, y2 क्या है, दूसरी तरंग का विस्थापन, y क्या है, परिणामी विस्थापन। ये परिणामी विस्थापन अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। जब भी दो तरंग होगी, दोनों का योग कर देना तो उसका टोटल निकल आएगा। अब y1 और y2 के मान रख देंगे, y1 = a1 sin ωt और y2 = ये मान है a2 sin ωt। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे sin a + b, sin a + b। ये a मान लिया इसको और इसको हमने b मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है। तो sin a + b, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा sin a cos b + cos a sin b। sin a की जगह क्या लिखना, ωt लिखना, और b की जगह क्या लिखेंगे, फाई। sin a cos b + cos a sin b। तो a की जगह ωt रख देना, b की जगह फाई रख देना, a की जगह ωt और b की जगह फाई रख देना। तो यहाँ पर इसको हम एक फार्मूला जो होता है sin a + b, ये त्रिकोणमिति में फार्मूला होता है sin a + b का। sin a + b = होता है sin a cos b + cos a sin b। उस फार्मूले से इस टर्म को हम हल करेंगे, कितना, ये वाली टर्म sin a + b से हम हल करेंगे, फार्मूला लगा। तो sin a की जगह ωt रख देना, cos b की जगह फाई रख देना, फिर cos a की जगह ωt और b की जगह फाई रख देना। तो इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा a2 sin ωt cos phi + cos ωt sin phi। यहाँ पर sin a + b का फार्मूला हमने रख दिया। इस a2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे a2 आ जाएगा और यहाँ पे भी a2 आ जाएगा, दोनों में अंदर a2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, यहाँ sin ωt और यहाँ पे भी sin ωt, दोनों में sin ωt हमने कॉमन ले लिया है। तो बचेगा क्या, यहाँ से a1 बचेगा प्लस a2 cos phi बचेगा, यहाँ से a2 cos phi, और sin ωt को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से a1 बचा, यहाँ a2 cos phi बचेगा और sin ωt को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, प्लस a2 cos ωt sin phi। इसको हमने वैसे कैसे लिख दिया, cos ωt sin phi को हमने वैसे कैसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया a2 sin phi cos ωt। अब देखो, ये हमारे पास एक टर्म बन जाएगी a1 + a2 cos phi sin ωt + a2 sin phi cos ωt। अब यदि इस टर्म में, क्योंकि दो पद आ रहे हैं, देखो एक पद ये और एक पद है, दो पद आ रहे हैं, लेकिन यदि ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो परिणामी हमारे पास में एक ही आएगा। ध्यान रखो, जब दो तरंगे मिलेगी तो परिणामी विस्थापन क्या होगा, उसका एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इसको एक बनाने के लिए हमने इस प्रकार से मानेंगे, पूरा टर्म्स को एक बनाना, मतलब वापस अपने को इस तरह से एक कोई पद लाना, इकट्ठा अलग अलग न लाना। दो पद हो गए, ये प्लस ये, दो पद अलग अलग भी, इसको हम कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए हमने क्या मान लिया है कि a1 + a2 cos phi, इसको हमने r cos थीटा मान लिया है, और ये a2 sin phi, इसको हमने r sin थीटा मान लिया। ये हमने मान लिया। ऐसा क्यों माना है, क्योंकि अपने को एक पद में इसका आंसर लाना है, क्योंकि परिणामी आयाम जो हो एक ही आएगा, अलग अलग नहीं निकलेगा आयाम। यहाँ भी दो पद आ रहे हैं, एक पद और ये दो पद, क्योंकि अध्यारोपण होता तो एक ही पद मिलता, एक इकट्ठी हो जाती तरंगे तो रिजल्ट एक ही मिलता है। इसलिए इसको एक बनाने के लिए हमने इस प्रकार से मान लिया कि इसका मान r cos थीटा है और इसका जो मान वो r sin थीटा के बराबर है। ऐसा मानने से क्या होगा,
अब आगे हम देखेंगे। इसको हमने इसका पूरे का मान आर कास थीटा रख दिया, इसकी जगह आर कास थीटा रख दिया। साइन ओमेगा टी को ऐसे लिखा, साइन ओमेगा टी को ऐसे लिखा। इसकी जगह हमने आर साइन थीटा रख दिया, इसकी जगह आर साइन थीटा रख दिया। ए टू साइन पाई की जगह आर साइन थीटा रख दिया, ए टू साइन पाई जगह आर साइन थीटा रख दिया, दोनों को मान रख दिया। समझ में आ गया होगा। इसकी जगह पूरे की जगह क्या रखना है, आर कास थीटा, और ए टू साइन थीटा की जगह ए टू साइन पाई की जगह आर साइन थीटा रख देंगे। इसकी जगह ये मान रख देंगे और इसकी जगह ये मान रख देंगे। हमने मान लिया। अब ऐसा मानने से क्या होगा, आप दोनों को कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा। इसको साइन को पहले लिखा, कास को हमने बाद में लिख दिया। साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा। अब देखो साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी, या फिर फार्मूला आ गया, ये वाला फार्मूला कौन सा, साइन ए प्लस बी वाला, ये वाला फार्मूला फिर यहाँ पर उपयोग हो रहा है। ये साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार साइन आ रहा, एक बार कास आ रहा, कास आ रहा, साइन आ रहा। यहाँ भी साइन कास कास साइन, दोनों के एंगल एक जैसे, यहाँ ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी, पाई, यहाँ पे पाई। तो इसको इतना बड़ा ना लिखते क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको हम लिखेंगे आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यदि इसको हम खोलेंगे साइन ए प्लस बी के रूप में, तो साइन ए साइन ओमेगा टी, कास बी मतलब कास थीटा प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। इसको यदि अपन खोलते हैं, मान लो इसको हल करते हैं, ये इसको हल करेंगे तो इसका फार्मूला क्या जाएगा, साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह ओमेगा टी रखना, बी की जगह थीटा रख देना। तो साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये वाला पद वापस आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास y इक्वल हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आर जो होता है ये परिणामी आयाम कहलाता है, जानना ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। दोनों तरंगों का जो रिजल्ट निकलेगा वो आर के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे, और y परिणामी विस्थापन कहलाएगा। आर परिणामी आयाम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और y जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, परिणामी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो जब भी इस तरह से दो पद आ जाए साइन ए प्लस बी, तो ये फार्मूला लगा के हल करना है। और यदि ये आ जाए तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि ऐसा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और यदि ऐसा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों पद को लिखने का तरीका है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में परिणामी विस्थापन का समीकरण आ जाएगा, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब अपने को परिणामी यदि विस्थापन r का मान निकालना, तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 बना रखी, ये इक्वेशन a1 प्लस a2 कास पाई, और दूसरी इक्वेशन क्या है, a2 साइन पाई। इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ये मान लिया हमने, ये वाली फर्स्ट मान ली, और इसको मैंने सेकंड मान लिया, ठीक है, इसको मैंने सेकंड मान लिया। इस फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। इधर का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर का स्क्वायर करना है, इधर का स्क्वायर कर देंगे, इधर का स्क्वायर करना है, इधर का स्क्वायर कर देंगे, और इधर का स्क्वायर करना है। दोनों साइड दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे। ध्यान रखना, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। राइट लेफ्ट वाले लेफ्ट में जोड़ना है, ये स्क्वायर कर दिया इसका, प्लस इसका स्क्वायर ये कर दिया, और दोनों को हमने प्लस कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करके हमने जोड़ दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि जो हमने इक्वेशन मानी थी, इस माने हुए इक्वेशन को क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करके अपने को जोड़ना, ऐड करना है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर, ये a1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर कास स्क्वायर पाई, प्लस 2 a1 a2 कास पाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का पूरे का वर्ग का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे पीछे प्लस नहीं है, इसलिए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, a2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर का पाई। इधर जो हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो a2 और यहाँ a2, इन दोनों में से a2 को हमने कॉमन ले लिया, इसमें से a2 को बाहर ले लिया,
और इसमें से भी a2 को बाहर ले लें, ठीक है। तो यहाँ a2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। a2 स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बचा यहाँ पे। चलो a1 स्क्वायर ऐसे लिखना, a2 स्क्वायर और इसमें से इसमें दोनों से कॉमन लेना, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5, 2a1 a2 cos 5। इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ से भी आर स्क्वायर, दोनों को कॉमन ले लेना, तो बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, देखो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, ये 1 होता है, ध्यान रखना, और ये भी 1 होता है, ये फार्मूला होता है, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो क्या जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, हटा दो इसको, 2a1 a2 cos 5, 2a1 a2 cos 5 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, तो ये आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आर का मान अपने को निकालना है, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। आर का मान निकालो तो अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो दो तरंगे यदि हमारे पास में है और उनका परिणामी आयाम पूछा जाता है, तो ये फार्मूला अपने को डेराइव करना है, r इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो इस तरह से ये परिणामी आयाम का समीकरण अपने को प्राप्त होगा। अब इसमें तीव्रता पूछते हैं, इंटेंसिटी, तो ध्यान रखना है कि जो विस्थापन होता परिणामी आयाम निकला उसका यदि स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल जाती है, इंटेंसिटी निकल जाती है, तीव्रता निकल। तीव्रता क्या होती है, परिणामी आयाम का जो वर्ग का अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता हमेशा ध्यान रखना, तीव्रता इंटेंसिटी जो होती है, परिणामी आयाम जो निकाला हमने आर निकाला, उसका यदि स्क्वायर कर देते हैं तो वो इंटेंसिटी बन जाती है। तो आई समानुपाती आर स्क्वायर या आई इक्वल टू कांस्टेंट, समानुपाती हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख रखी है, ये आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास परिणामी तीव्रता निकल आएगी। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस 2k1 a2 cos 5। तो k1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, I1 लिख देना, पहले तरंग के विस्थापन के कारण से तीव्रता है, दूसरी तरंग के विस्थापन के कारण से तीव्रता, इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा k1 स्क्वायर अंदर k2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2k1 k1 a2 ये आ जाएगा। तो इसको हमने I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया और इसको 2a1 a2, तो एक को अपन क्या बोलेंगे a1 a2 आ रहा, तो ये अंडर रूट में चली जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ से यदि अपन निकाले i इक्वल टू आर का मान निकाले, आर का मान निकाले तो अंडर रूट आया जाएगा। इसी प्रकार से a1 का मान भी निकालेगा तो अंडर रूट में आएगा, तो ये अंडर रूट I1 और I2 आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखो। तो यहाँ a1 का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 हो जाएगा, यहाँ से a2 का मान अंडर रूट I2 हो जाएगा। a तो कांस्टेंट है, दोनों में कांस्टेंट हो, इसलिए यहाँ a1 की जगह क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट I1 और a2 की जगह अंडर रूट I2। यहाँ a2 स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये a1 a2, तो a1 a2 की जगह अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 हो जाएगा। तो इस तरह से I इक्वल टू जगह I1 प्लस I2 प्लस 2 इसकी जगह अंडर रूट I1, इसकी जगह I2 अंडर रूट I2 और cos 5। तो इस तरह से ये हमारे पास परिणामी तीव्रता निकल आएगी। तो यदि मान लो परीक्षा में पूछा जाता है कि परिणामी तीव्रता का व्यंजक या सूत्र की स्थापना कीजिए, तो ये फार्मूला अपने को डेराइव करना, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। परिणामी आयाम R इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। इन दोनों फार्मूलों के आधार पर कॉम्पिटिशन में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको डेराइव कर रहे हैं, ध्यान रखना, अच्छी तरह से याद करना दोनों फार्मूले, ये फार्मूला और ये फार्मूला। अब इसमें हमारे पास संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, पिछला वीडियो में बना रखा। संपोषी व्यतिकरण का मतलब ये होता है कि जब दोनों तरंगें समान कला में होती है, दोनों के फेस क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों एक साथ एक के एंगल पर, जब एक तरंग ऐसी चल रही है तो दूसरी भी ऐसी चलना चाहिए, दूसरी भी इसी तरह से चलती है, इसका शीर्ष इसका शीर्ष, इसका गर्त के ऊपर मिलता है, यानी दोनों तरंगें जब समान कला में एक जैसी चलती है तो उस व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और इसके लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, कलांतर कितना होता है, दोनों में कोई कलांतर नहीं होता, दोनों एक जैसी चलती है, यानी 0 डिग्री का कलांतर होगा, या पाई का होगा, 2 पाई का होगा, 4 पाई का होगा, 2n पाई का होगा। यदि अपन 0 रखेंगे तो पहले वाला स्टेप आ जाएगा,
एक रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, 0 2 पाई 4 पाई, इस तरह से 2n पाई तक चलेगा। यदि 0 का मान रखें, cos 0 का मान कितना होता है 1, या 2 पाई का मान रखेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। तो इस तरह से इसका कोई सा भी यदि मान रखते हैं अपन 2n पाई का, तो उसका मान कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो अपने को शर्त याद रखना कि यदि समपोषी व्यतिकरण यदि पूछा जाता है तो cos पाई का मान 1 होता है। 1 क्यों होता है? क्योंकि उस समय तीव्रता अधिकतम होती है, विस्थापन का मान अधिकतम होगा। cos पाई का अधिकतम मान कितना होता है 1 और न्यूनतम मान -1 होता है। तो जब अधिकतम पूछते हैं, समपोषी व्यतिकरण का मतलब अधिकतम, विनाशी का मतलब न्यूनतम। तो cos पाई का अधिकतम मान कितना होता है 1 कब होगा? जब पाई का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 पाई 4 पाई 2n पाई होगा, तब हमारे पास cos पाई का मान 1 होगा। अब यहाँ cos पाई का मान यहाँ 1 रख देते, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा r इक्वल टू, यहाँ मान रख दिया 1, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 cos 0 रखो, 2 पाई रखो, कुछ भी रखो, ये मान 1 हो जाएगा, ये मान 1 रख दिया अपन। तो 1 रखेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, 1 को हटा दो। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल हो जाएगा a1 प्लस a2। यानी समपोषी व्यतिकरण में ध्यान रखना, परिणामी आयाम, जो परिणामी आयाम निकलता है हमारे पास, ये और ये दोनों इकट्ठी होती है, तो इसका जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट जैसे मान लो एक वेव ये हमारे पास, एक ही वेव है और दूसरी वेव भी ऐसे, ये दोनों वेव एक जैसी चले, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो निकलेगा इन दोनों के योग के बराबर है, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, दोनों के मान के योग के बराबर हो जाएगा। तो समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, आयाम बढ़ जाता है, यानी तीव्रता भी बढ़ जाएगी, इसलिए उसको हम समपोषी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण का मतलब ऐसे बिंदु जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। अधिकतम कब होगा, जब वो दोनों प्लस होते तब तीव्रता या आयाम अधिकतम होता है। तो ऐसे व्यतिकरण को हम बोलते हैं समपोषी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इससे अपन फेज डिफरेंस की जगह पर पथांतर भी निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये कलांतर का सूत्र होता है पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा। डेल्टा कहलाता है पथांतर, पाथ डिफरेंस कहलाता है। तो यदि समपोषी व्यतिकरण होता है तो उसके लिए कलांतर कितना होता है 2n पाई, ध्यान रखना। n का मान 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है। तो ये मान हमारे पास पाई की जगह पर 2n पाई रख देंगे, यहाँ पर 2n पाई, पाई की जगह 2n पाई रखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लेमडा का गुणा इधर कर देना n लेमडा, तो डेल्टा इक्वल हो जाएगा n लेमडा। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है, तो कलांतर का ध्यान रखना 2n पाई होता है, और समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है, तो n लेमडा होता है। दोनों चीजें याद रखना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब सवाल हम करेंगे तब उसमें इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी कि कलांतर 2n पाई होता है और पथांतर n लेमडा होता है। और ये फार्मूला अपने को ध्यान रखना है, अपने 11th में डेराइव करा था, पथांतर और कलांतर के बीच संबंध है। कलांतर पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर डेल्टा। जब समपोषी व्यतिकरण हो तो पाई की जगह 2n पाई रख देना, तो यहाँ से डेल्टा का मान n लेमडा आ जाएगा। इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण यदि पूछा जाता है कि विनाशी व्यतिकरण में जो है परिणामी आयाम निकाली या तीव्रता निकाली है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, परिणामी आयाम निकाल लिया। यदि तीव्रता निकालना चाहिए तो तीव्रता निकाल सकते हैं, तीव्रता का ये फार्मूला लगा रखा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 A1 A2, cos पाई की जगह कितना रखेंगे 1, इसकी जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि समपोषी व्यतिकरण cos पाई का मान कितना होता है 1, इसको हटा दो। तो ऐसी स्थिति में देखो I मैक्सिमम जो होगी I1 प्लस I2 से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ये प्लस हो रहा, 2I1 I2 भी प्लस हो रहा, I1 I2 में क्या प्लस हो रहा, 2 अंडर रूट 2 I1 I2 प्लस हो रहा। यानी ये अधिकतम मान जो होता है, ये अधिकतम मान जो आ रहा है, ये इन दोनों के योग से ज्यादा होगा। अधिकतम मान जो होता है I1 I2 जो अलग अलग तीव्रता हमने ले रखी, उससे भी क्या होता है, ये ज्यादा होता है। ध्यान रखना, ये जो आयाम है इन दोनों के योग से ज्यादा हो जाएगी, ये जो तीव्रता हमारे पास निकलेगी, ये क्यों होगी, इसका कारण हम देखेंगे। दूसरा हमारे पास में विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं, तो विनाशी का मतलब समझिए विपरीत कलाम। विपरीत कलाम मतलब 180 डिग्री का कलाम, विपरीत कलाम। ये न्यूनतम तीव्रता, ये उस समय पाई का मान क्या होना चाहिए -1, cos पाई का मान -1। और माइनस कब होता है, जब पाई का मान कितना होता है, पाई 3 पाई 5 पाई 2n पाई,
यदि ये मान होते हैं 2n पाई, तब उस स्थिति में हमारे पास जो कलांतर होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो इस स्थिति में a1² + a2² + 2a1 cos पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 का मतलब विपरीत कला, एक ऊपर जा रही और एक नीचे जा रही, विपरीत कला। ये हमारे पास समान कला में थी। अब यदि मान लो एक नीचे जा रही है और एक ऊपर जा रही है, उल्टी तरंग है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है ना, तब ये विपरीत कला में कहलाए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक तरंग ऐसे चल रही है और दूसरी है विपरीत कला, एक नीचे है एक ऊपर चल रही है, ये कहलाती 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, कलांतर कहलाता है। जब ऐसी चले विपरीत कला में कहलाएगी, और उस व्यतिकरण को हम समकोशी व्यतिकरण कहते हैं, और उस स्थिति में तीव्रता न्यूनतम होती है और आयाम जो होता है वो भी न्यूनतम होता है, माइनस हो जाए कहने का मतलब। तो ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो a1² + a2² - 2a1 a2 आ जाएगा। अब इसको a² + b² - 2ab, ये फार्मूला हो गया, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर हो गया, फार्मूला लगा दें, √c² कैंसिल हो जाएगा, तो a1 - a2 बच जाएगा। अब देखो समकोशी व्यतिकरण में तीव्रता परिणामी आयाम क्या होगा, माइनस होगा, इसका मतलब घट जाएगी तीव्रता, इंटेंसिटी घट जाएगी। तो तीव्रता भी क्या आ जाएगी, तीव्रता यहाँ रखेंगे, तीव्रता यहाँ -1 रखेंगे, ये -1 रखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, I1 + I2 - √2 √I1 I2 ये आ जाएगा, यहाँ -1 रख देंगे तो तीव्रता आ जाएगी, यहाँ -1 रखेंगे तो आयाम आ जाएगा, तो दोनों के मान हम निकाल सकते हैं। तो इसमें तीव्रता देखो, तीव्रता क्या है, जो मिनिमम तीव्रता होती है वो I1 और I2 से भी कम होती है, इसका मतलब तीव्रता कम होगी, यानी यहाँ तीव्रता बढ़ जाती है, इस यहाँ पर समकोशी व्यतिकरण में तीव्रता बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि तीव्रता कहाँ से बढ़ी है, जितनी जो अलग अलग तीव्रता उससे भी ज़्यादा बढ़ी है, ये तो संभव ही नहीं है। तो व्यतिकरण की घटना में क्या होता है कि जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ तीव्रता कहाँ से आती है, जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है वहाँ की तीव्रता वहाँ शिफ्ट हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती है। यानी व्यतिकरण की जो घटना होती है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होती है, मतलब इसमें तीव्रता नष्ट नहीं होती है, तीव्रता एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती है। अपने को ऐसा लग रहा है कि विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता नष्ट हो गई, नष्ट नहीं हुई है। जो तीव्रता विनाशी व्यतिकरण में कम हुई है वो तीव्रता कहाँ चली जाती है, जहाँ पर समकोशी व्यतिकरण होता है वहाँ पर चली जाती है, इसलिए वहाँ की तीव्रता देखो, समकोशी व्यतिकरण में देखो तीव्रता मैक्सिमम तीव्रता अलग अलग तीव्रता से भी ज्यादा होगी, कैसे हो सकती है, ये तभी संभव है जब जो विनाशी व्यतिकरण होता है वहाँ की तीव्रता कहाँ चली जाती है, हमारे पास समकोशी व्यतिकरण में चली जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चली जाती है। इसलिए जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम हो, इसका मतलब ये नहीं कि तीव्रता नष्ट हो गई, नष्ट कभी नहीं होती, तीव्रता इंटेंसिटी ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती है, एक स्थान दूसरे स्थान चली जाती है। इसलिए जो हमारे पास व्यतिकरण की जो घटना होती है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर ही आधारित होती है। कभी आ गया प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण की घटना ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर ही आधारित होती है, या क्या व्यतिकरण की घटना ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होती है, तब कहेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि जिस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वो तीव्रता कहाँ से आती है, जिस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। यानी न्यूनतम तीव्रता वाले जो बिंदु होते हैं वहाँ पर न्यूनतम क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ की तीव्रता कहाँ चली जाती है, जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, यहाँ समकोशी व्यतिकरण होता है, जहाँ पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, चली जाती है, और वहाँ पर जो विनाशी व्यतिकरण होता है वहाँ की तीव्रता कम हो जाती है। यानी दोनों तीव्रता का योग हमेशा कांस्टेंट ही होगा, ऊर्जा का योग हमेशा कांस्टेंट ही होता है, यानी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, एक स्थान की ऊर्जा जो है वो दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसलिए कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। जहाँ न्यूनतम है वहाँ की तीव्रता कहाँ चली जाती है, जहाँ पर वो अधिकतम होती है वहाँ चली जाती है, यानी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। होना चाहिए ऊर्जा बराबर, लेकिन बराबर नहीं होती, एक जगह ज़्यादा हो जाती है, एक जगह कम हो जाती है। तो कम वाली ऊर्जा जो होती है वो कहाँ चली जाती है, जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास पूरा व्यतिकरण है। ये जो कॉम्पिटिशन के लिए सवाल पूछे जाते हैं इसको अच्छी तरह से हल करना कि परिणामी आयाम निकालिए, परिणामी तीव्रता निकालिए, अधिकतम तीव्रता निकालिए, अधिकतम आयाम निकालिए। तो ये फार्मूले अपने को याद होना चाहिए अच्छी तरह से।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।